आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश क्या होता है? कृषि प्रदेश वह एरिया होता है जहाँ पर कृषि से संबंधित कार्रवाई हो रही है, यानी कृषि आधारित क्रियाकलाप वहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे प्रॉपर एरिया को ही हम कृषि प्रदेश कहते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है, कृषि प्रदेश की परिभाषा दीजिए। हंटिंगटन एवं जॉनसन के कृषि वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो कृषि प्रदेश एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ की जलवायु, मिट्टी, कृषि करने का तरीका, फसलें और कृषकों की जीवन शैली लगभग एक जैसी होती है। इस ऐसे एरिया को ही हम कृषि प्रदेश कहते हैं। हंटिंगटन का विभाजन। हंटिंगटन ने विश्व को 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। सबसे पहला, कृषि के लिए सर्वथा अनुपयुक्त, मतलब कृषि के लिए वह एरिया सही नहीं है, अनुपयुक्त है। क्यों? क्योंकि या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ है या वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पूरा सूखा है, मरुस्थल है। जैसे टुंड्रा एवं मध्य एशिया, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के ऊंचे बर्फ से ढके क्षेत्र तथा जहाँ जल की कमी या जल ही नहीं है, मरुस्थल वाले इलाके। दूसरा है कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर कृषि अच्छे से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी वनों की अधिकता के कारण कृषि कार्य कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा पानी की व्यवस्था है। विषुवतीय रेखाई प्रदेश है। विषुवत रेखीय प्रदेश में होता क्या है कि दिन भर खूब धूप पड़ती है सीधे, तो वहाँ पर भाप बनता है, भाप से गर्मी बढ़ती है और शाम होते तक वहाँ वर्षा होनी ही होनी है। तो ऐसे इलाके में जंगल खूब तेज़ी से फैलता है। अगर हम इस इलाके को साफ करके खेती करना भी चाहें तो खेती हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर घास बहुत जल्दी जल्दी उग आएंगी, पेड़ बहुत जल्दी पनपने लग जाएंगे, तो कृषि कार्य करना वहाँ पर कठिन होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह भी क्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त नहीं है कृषि कार्य के लिए। कृषि के लिए अनिश्चित क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र कृषि तो कर रहे हैं लेकिन वो अनिश्चित क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो मानसून पर आधारित है। अगर पानी बरसा तो खेती अच्छी हो गई, और अगर पानी नहीं बरसा समय से तो वहाँ पर खेती अच्छी नहीं हुई। जिसमें कृषि कार्य पूर्णतः वर्षा के जल पर आधारित होती है, जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्र, निम्न अक्षांशीय प्रदेश, उत्तरी चीन, मानसूनी प्रदेश एवं शीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथा आता है कृषि के लिए उपयुक्त अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर कृषि कार्य करना सरल है, अच्छा है। जिसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप प्रदेश, भूमध्य सागरीय, मध्य अक्षांशीय, पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय उच्च पठार वाले क्षेत्र आते हैं। जॉनसन का विभाजन क्या है? जॉनसन ने प्राकृतिक वातावरण के आधार पर विश्व को सामान्यतः 3 जीवन प्रदेशों में बांटा है। इन 3 विभागों के अतिरिक्त 2 अन्य विभाग और माने हैं। यह आधार विभिन्न फसलों के बीच सहसंबंध का होना है। यह क्षेत्र निम्न है। अच्छा, इन्होंने विभाजन करते समय कृषि क्षेत्र का फसलों के बीच संबंध को ज़्यादा महत्व दिया है। जैसे उष्ण कटिबंधीय अथवा विषुवतरेखीय फसलों का प्रदेश, इसको इन्होंने 2 संक्रमण प्रदेशों में बांटा। दूसरा, उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, इसको भी इन्होंने 2 संक्रमण प्रदेशों में बांटा। फिर तीसरा है अर्ध उष्ण कटिबंधीय अथवा भूमध्य सागरीय प्रदेश, जिसमें रसदार फलों का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। चौथा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश, जिसमें छोटे दाने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश, जैसा कि नाम ही है मृत्यु प्रदेश, यहाँ का जो जलवायु वो बहुत कठोर है, जिसके कारण कृषि कार्य संभव नहीं है। वही या तो यहाँ पर बर्फ़ खूब ज़्यादा होगी, और या यहाँ पर रेगिस्तान वाला इलाका जहाँ पर जीवन ही नहीं है, तो कृषि कार्य होना असंभव है। छठवां है आपका मानसूनी अथवा चावल उत्पादक देश। जहाँ पानी खूब अच्छा बरस रहा है तो वो मानसूनी इलाका कहलाएगा, जहाँ पर चावल अच्छे से हो सकता है। सभी देशों में कृषि के अंतर्गत भूमि समान नहीं है। अगर हम कृषि को देखें कि हर जगह हर देश में बराबर है, तो ऐसा नहीं है। कुल भूमि के अनुपात में कृषिगत भूमि का प्रतिशत मोटे तौर पर ऑस्ट्रेलिया में 2% है। ऑस्ट्रेलिया जो इतना बड़ा सा देश है, वहाँ पर कृषि योग्य भूमि कितनी है? 2%। कनाडा में ये 3% है, रूस में 8% है, अर्जेंटीना में 9% है, स्पेन में 37% है, इटली में 49 और पोलैंड में भी 49 है।
अब हम दूसरा देखते हैं। विश्व में कृषि भूमि का लगभग 75% विश्व के 15 देशों में पाया जाता है। कृषि का जो वितरण हुआ, कृषि भूमि का जो वितरण हुआ है, जो बटा हुआ है कृषि योग्य क्षेत्र, वो विश्व के लगभग मेन रूप से 15 देशों में ही कृषि है अच्छे से, जहाँ पर संपूर्ण विश्व की 52% यानी 52% जनसंख्या निवास करती है। विश्व जनसंख्या का लगभग 50% भाग कृषि के कार्यों में लगा हुआ है। यह प्रतिशत प्रत्येक देश में अलग अलग है। जैसे ज़मीन अलग अलग है कृषि योग्य, वैसे ही वहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए हर देश में अलग अलग जनसंख्या है। कहीं पर जनसंख्या बहुत कम लगी हुई है कृषि कार्यों में, कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा कृषि कार्यों में लगी हुई है। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में 6%, अमेरिका में 9%, जर्मनी में 19%, जापान में 36%, चीन में 70% जनसंख्या कृषि में लगी है, टर्की में भी 70%, सूडान में 87%, मलावी में 92% लगी हुई है। यानी देखा जाए तो 92 का मतलब कि पूरी की पूरी जनसंख्या एक तरह से कृषि कार्यों में लगी है। कृषि जनसंख्या का अधिकांश जो क्षेत्र है वो अविकसित और विकासशील देशों में ही पाया जाता है। जो देश विकासशील हैं और या जो अभी बिल्कुल से ही अविकसित हैं, ज़्यादातर उन्हीं जगहों पर कृषि जनसंख्या निवास कर रही है, कृषि योग्य भूमि है। नीचे कुछ देशों के कृषिगत भूमि का प्रतिशत व उस देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है उसका विवरण है। देखिए, कृषिगत भूमि, कृषि के योग्य जो भूमि है फ्रांस में वो है 36%, और कितने लोग उस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं फ्रांस में 20%। इसमें देखिए आंकड़ा कितना अच्छा है कि फ्रांस में ज़मीन ज़्यादा है कृषि योग्य, और उसमें कृषि कार्य करने वाले जो जनसंख्या है वो मात्र 20% है, यानी 80% जनसंख्या दूसरे कार्यों में संलग्न है। भारत में 44% ज़मीन जो है वो कृषि कार्य के लिए लगी हुई है, लेकिन भारत में जो जनसंख्या है वो 70% लगी हुई है कृषि कार्य में। अब आप इसको देख लीजिए कि कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव कितना है। रूस में 8% ज़मीन पर, कृषि योग्य ज़मीन पर कितनी जनसंख्या कृषि कर रही है? 50%, मतलब आधी जनसंख्या वहाँ पर कृषि कार्य में लगी हुई है। अब आप देखिए, हंटिंगटन और जॉनसन ने कृषि प्रदेशों की जो तुलना की है उसको एक ग्राफ में भी मैंने समझाया है। इसको देखिए, ऐसे आप कर सकते हैं तुलना। दृष्टिकोण के रूप में हंटिंगटन का जो कृषि प्रदेश था वो जलवायु विज्ञान पर आधारित था, क्लाइमेट पे, और जॉनसन का किस पर आधारित था? आर्थिक और तकनीकी। इन्होंने पैसे से देखा, और तकनीकी मतलब कि उसमें हम कौन से नए तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मुख्य आधार क्या था इनका? हंटिंगटन का था जलवायु और प्राकृतिक पर्यावरण। मतलब कैसी जलवायु है, जलवायु के बेस पर कृषि होगी। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, वहाँ क्या उग सकता है, उस पर उन्होंने खेती का महत्व बताया। जबकि इन्होंने, जॉनसन ने, कृषि के प्रकार मतलब तकनीक इतनी अच्छी विकसित है कि हम वहाँ पर कई तरह की कृषि कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तकनीक, बाज़ार, मतलब हमारे पास इतने सारे कृषि से संबंधित उपकरण हैं कि हम तकनीकी रूप से भी एक बाज़ार के तरह उसको विकसित भी कर सकते हैं। प्रदेशों की संख्या इन्होंने लगभग 5 मुख्य कृषि प्रदेश में बांटा। किसने? हंटिंगटन ने। और जॉनसन ने 11 प्रमुख कृषि प्रदेश। अब आप इसमें वो मत करिएगा, शंका मत करिए कि यहाँ हम 11 बता रहे हैं और शुरू यहाँ वाले में आपको 5-6 ही बताए हैं। वही 5-6 को उन्होंने और छोटे छोटे भागों में बांटा था। उदाहरण के लिए देखिए, मानसूनी भूमध्यसागरीय शुष्क क्षेत्र था हंटिंगटन का। इन्होंने 3 रूप से देखिए बांटा। एक तो वो जहाँ पानी बरस रहा है, मानसूनी है। भूमध्य सागरीय, जो सागर के निकट का एरिया है ना, भूमध्य रेखा के निकट का एरिया है वो। और शुष्क क्षेत्र, जहाँ पर बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मरुस्थल है और या फिर बर्फ वाला इलाका। इन्होंने वृक्षारोपण कृषि, अच्छा, कृषि को भी उन्होंने एक और कृषि में दिखाया, वृक्षारोपण कृषि। और दूसरा बताया मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में मतलब कि उसमें कई सारी फसलों को एक साथ हम उगा सकते हैं। वाणिज्यिक अनाज, वाणिज्यिक अनाज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे अनाज का वो किया जाए, उसका उपज किया जाए, अनाज को ऐसे पैदा किया जाए कि उसको हम बेच सकें। जैसे एक अनाज का उत्पादन होता है अपने खाने भर के लिए या थोड़ा बहुत बेचने के लिए, लेकिन वाणिज्यिक अनाज का मतलब होता है कि उत्पादन प्रक्रिया इतनी अच्छी की जाए, इतने बड़े पैमाने पर की जाए कि उसको हम बेच सकें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा
उससे प्रॉफिट हो सके। इनका उद्देश्य क्या था? जलवायु और मानव गतिविधियों का संबंध दिखाना। हंटिंगटन ने जो कृषि दिखाई थी उसमें कृषि के बारे में जो बताया उसमें उन्होंने जलवायु और मानव गतिविधियों का संबंध दिखाया। जॉनसन ने कृषि की विविधता दिखाई, मतलब इन्होंने इसमें कृषि की विविधता का मतलब है कि संबंध तो है ही है पर्यावरण के साथ साथ, लेकिन विविधता भी है। जब पानी नहीं है तो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन का पौष्टिक मतलब उपजाऊपन ख़त्म हो गया है, तो उसमें हमने खाद का प्रयोग किया, यानी कि विविधता ले आए उस ज़मीन में। आर्थिकता, उन्होंने उसको आर्थिक रूप से विकसित किया। कृषि को सिर्फ खाने भर के लिए ही नहीं उगाना, उसको बेचना भी है, और उसकी उपयोगिता को उन्होंने समझाया। प्रभावशीलता क्या था? सीमित और सामान्यीकृत। ये सीमित था, बहुत बड़ा इलाका इसका नहीं था हंटिंगटन के अनुसार, और जॉनसन के अनुसार अधिक विस्तृत है, व्यवहारिक है। आज के समय में यही सबसे अच्छा है, व्यवहारिक है और आज के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अब हम लोगों को जो भी पैदावार करना है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उसको बेचना भी है, प्रॉफिट भी कमाना है और विश्व के और देशों को उसको सप्लाई भी करना है। प्रासंगिकता मतलब कि है कि कौन सा ज़्यादा अभी इस समय उपयोगी है, तो अतीत के लिए उपयोगी था किसका? हंटिंगटन का। वर्तमान में सीमित उपयोग, अगर आज के समय में हम हंटिंगटन के बताए हुए कृषि तरीक़ों से कृषि करते हैं तो उसमें हमारी कृषि पैदावार होगी तो सही, लेकिन उसकी बहुत सीमित मात्रा होगी जो विश्व के देशों की खाद्य आपूर्ति को पूरा नहीं कर पाएगी। तो आज के युग में जॉनसन की कृषि पद्धति को ही हम अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें कृषि अध्ययनों में को अधिक उपयोगी बनाया गया है और कैसे इसमें हम और उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं यह भी बताया गया है। मैंने आपको 2 विशेष कृषि वैज्ञानिक हंटिंगटन और जॉनसन के बारे में इसमें समझा दिया है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को बताऊंगी, हिटलसी के कृषि प्रदेशों का वर्णन, जो मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी। इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।